हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विद्या स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में। मैं नरेंद्र कुमार। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, हम लोग हिंदी ईवीएस के प्रश्न जो कि अभी सॉल्व कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको जल्द ही सीडीपी और मैथ की भी वीडियो मिलेगी। अगर अभी तक आप हिंदी के 3 से 4 वीडियो नहीं देखे हैं तो जा करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उससे जा करके देख लीजिए। और ये जो है कि ईवीएस का सेकेंड मॉडल पेपर है और इस तरह के जो है कि हम लोग 10-10 प्रश्न करके यहाँ पे देखेंगे और 30 प्रश्नों की सीरीज़ जब तैयार हो जाएगी तो अगर आप टोटल 3 वीडियो को देख लेते हैं तो एक जो है कि ईवीएस के मॉडल पेपर तैयार हो जाएंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं कि अगर ये वीडियो आप देख लेते हैं तो आप ईवीएस में अच्छे खासे नंबर ज़रूर लेके आएंगे, क्योंकि दोस्तों इस तरह से पढ़ाई करके हमने 3 या 4 बार यूपी टेट वगैरह क्वालिफाई किया। तो आप भी इस तरह के जो प्रश्न है उसको देख करके आप ज़रूर यूपी टेट में अच्छा नंबर लेके आएंगे, ये आशा है। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम लोग आज का जो ईवीएस का मॉडल पेपर 2 देखते हैं, ठीक है, जो कि इसमें 10 प्रश्न होंगे। अब आगे चलते हैं। पहला देखिए, इसमें है निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्रमशः महाद्वीपों की क्षेत्रवार सूची के बारे में सही है। इसमें बताना है यूरोप सबसे बड़ा है और अंटार्कटिका सबसे छोटा, यानी यूरोप जो महाद्वीप है वो सबसे बड़ा बोल रहा है और अंटार्कटिका को सबसे छोटा बोल रहा है, ठीक है। तो ये गलत है, ये नहीं होगा। फिर देखिए अंटार्कटिका सबसे बड़ा, जाहिर सी बात है जब छोटा नहीं है तो यहाँ पे भी गलत हो जाएगा। यूरोप सबसे छोटा नहीं है, ये भी गलत है। देखिए सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो हमारा एशिया महाद्वीप है और सबसे छोटा जो ये हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो इसका जो है कि आंसर दोस्तों आपका बी वाला सही हो जाएगा, तो इसको हम लोग कर लेंगे। अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इनमें से कौन सा सही है। इसमें से बताना है कि कौन सा सही है और 3 यहाँ पे 4 यहाँ पे दिए गए हैं, चारों में से आपको देखना है और नीचे जो है कि आपको विकल्प बताना है। एनीमिया एक बीमारी है जो आयरन की कमी से, हाँ दोस्तों एनीमिया की कमी से, दोस्तों आयरन की कमी से एनीमिया होता है। इसमें पालक, हरी सब्जी और गुड़ वगैरह खाना चाहिए। और B1 की कमी से बेरी रोग होता है, ये भी सही है, ठीक है। और विटामिन ई की कमी के कारण रक्तस्राव होता है, तो ये नहीं, रक्तस्राव दोस्तों इससे नहीं होता, ये गलत है यहाँ पे। और थायराइड ग्रंथि के असामान्य वृद्धि से होने वाला रोग गोइटर है। हाँ दोस्तों, जब थायराइड ग्रंथि बढ़ती है तो हमारा एक गोइटर नाम का रोग होता है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? 1, 2 और 4। तो ऑप्शन में देखिए 1, 2 और 4 कहाँ मिल रहा? तो डी वाले ऑप्शन में 1, 2 और 4 ऑप्शन आपका मिल रहा है। तो यहाँ पे इसका आंसर वही हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है। अब इनमें जो है कि 4 ऑप्शन है, चारों में से भिन्न आपको छांटना है कि इनमें से भिन्न कौन सा होगा। तो चलिए इसमें हम लोग देखते हैं क्या होता है। देखिए जब हम लोग ज़्यादा वनों की कटाई करते हैं, क्या करते हैं? वनों की कटाई। जब दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा वनों की कटाई करते हैं तो उसको हम लोग वन उन्मूलन कहते हैं, ठीक है। और मरुस्थलीकरण क्या होता है दोस्तों? जब आपका खेत बंजर हो जाता है, रेतीला हो जाता है, उसमें कुछ नहीं होता है तो उसको मरुस्थलीकरण कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको क्या होता है? नुकसान होता है। और अपर्दन दोस्तों मिट्टी के कटाव को कहते हैं। क्या कहते हैं? मिट्टी के कटाव को। जब आप ज़्यादा वनों की क्या करेंगे? कटाई करेंगे। जब ज़्यादा वनों की कटाई करेंगे या ज़्यादा बारिश होगी या ज़्यादा बाढ़ आएगा तो उस कारण जो है कि मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान तक कट के जाती है, उसी को अपर्दन बोलते हैं, ठीक है। और संरक्षण दोस्तों क्या होता है? बचाव करना। क्या? बचाव करना। जब आप कोई भी एक नियम बना करके, एक अच्छे तरीके से एक विधि अपना करके जब इन सभी कारणों को आप रोकते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? संरक्षण कहते हैं। जैसे मिट्टी को बचाना, वनों को बचाना, मरुस्थलीकरणों को बचाना, तो ये एक प्रकार का संरक्षण के अंतर्गत आता है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए अलाभ होती हैं, यानी लाभदायक नहीं होती हैं, लेकिन संरक्षण से आपका क्या लाभ प्राप्त होता है। तो ये हमारा क्या होगा? संरक्षण इसमें से अलग हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक का चयन कीजिए। इसमें जो ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र होगा जिसमें जैविक यानी जीव पाया जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्लोरोफिल ये एक क्रिया है, ये होगा नहीं। सूर्य का प्रकाश, इसमें भी जीव नहीं होता, मृदा भी जीव नहीं है। लेकिन प्लॉक जो होता है दोस्तों, ये छोटे छोटे जीव जो होते हैं उनका एक समूह होता है, जैसे जैसे ये आपके शैवाल वगैरह हो गए, इन सभी का एक समूह होता है जिससे हम लोग प्लवक बोलते हैं। तो ये ऑप्शन है यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा पंचायत राज व्यवस्था में कार्यकारी निकाय है? अभी दोस्तों हम लोग जो कल हम लोग पढ़े थे कि जो हमारा त्रिस्तरीय पंचायत हो 3 स्तर पे काम करती है। एक जो है कि ग्राम स्तर पे क्या होता है, ग्राम पंचायत होता है, ठीक है। और खंड स्तर पे या प्रखंड स्तर पे दोस्तों पंचायत समिति होती है। क्या होती है? पंचायत समिति। और इसी पंचायत समिति को हम लोग दोस्तों कार्यकारी समिति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्यकारी संस्था बोलते हैं, ठीक है। और जो जिला स्तर पे होता है, जिला स्तर पे दोस्तों हमारा जिला परिषद होता है। क्या होता है? जिला परिषद, ठीक है। तो इस तरह के 3 स्तर होते हैं और इसी को हम लोग प्रखंड स्तर पे जो होता है पंचायत समिति, इसी को कार्यकारी संस्था के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन में आपको क्या पंचायत समिति यानी यही मिल रहा है। जिला परिषद को कार्यकारी समिति के नाम से नहीं जानते हैं तो आपका क्या हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प को भारत में लोकतंत्र का तीसरा स्तंभ भी कहा जाता है? देखिए दोस्तों, जो क्या पूछ रहा है, भारत में लोकतंत्र का तीसरा स्तंभ किसको बोलते हैं? राज्य सरकार को नहीं बोलेंगे, केंद्र सरकार को भी नहीं होगा। स्थानीय स्वशासन जो होता है, जो स्थानीय स्वशासन होता है दोस्तों, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लोकतंत्र का तीसरा स्तंभ। तो ये हमारा जो है कि सही हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, ठीक है। अब देखिए रेड डाटा बुक किसके द्वारा जारी की जाती है? अब ये रेड डाटा बुक होता क्या है? देखिए रेड डाटा बुक जो होता है, ये जो आपके पशु होते हैं, पक्षी होते हैं, जीव जंतु हैं, ये जो विलुप्त के कगार पे हो गए हैं, इनका एक सूची तैयार होता है और वही जो है कि रेड डाटा बुक कहलाता है। और इसे जारी करने वाली संस्था कौन सी होती है? तो इसको जारी करता है IUCAN, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला सही हो जाएगा। अब जानेंगे IUCAN होता क्या है, ठीक है। और इसमें अलग अलग कोड होते हैं कलर के, जो विलुप्त प्राणियों को ये दर्शाता है। एक सूची होती है और इसमें अलग अलग कोड होते हैं कलर के, ठीक है, उसको देखेंगे। तो IUCAN का जो है कि दोस्तों फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसका IUCAN का फुल फॉर्म होता है। इसको दोस्तों एक बार नोबेल पुरस्कार भी मिला था। अब देखिए काला रंग जब होता है दोस्तों तो उसमें विलुप्त प्रजाति रखी जाती है। क्या रखे जाते हैं? विलुप्त प्रजाति। और लाल वाला जो होता है वो गंभीर रूप से लुप्त प्राय प्रजातियों को रखा जाता है। और संतरे कलर का जो पेज होता है उस पर विलुप्त होने वाले प्रजाति होते हैं। और अंबर कलर का जो कोड होता है वो कमज़ोर प्रजातियां होती हैं। और सफ़ेद वाले पे दुर्लभ प्रजाति और हरा वाले पे खतरे की प्रजाति से जो बाहर प्राणी होते हैं उनका लिस्ट में नाम होता है। और स्लेटी वाले दुर्लभ या लुप्त प्राय प्रजातियां जिनका वैज्ञानिक विश्लेषण अभी तक उपलब्ध नहीं है। तो इस तरह का जो कलर कोड है IUCAN द्वारा जारी किए गए रेड डाटा बुक में लिखा गया है। तो चलिए अब आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अब देखिए किस संशोधन अधिनियम के तहत संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? अब देखिए दोस्तों मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था? और अभी तक फिलहाल हमारे संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं और इन मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, न कि ये जब बने थे तभी थे। सवाल में पूछता है जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय कितने मौलिक कर्तव्य थे? तो बहुत लोग मार देते हैं 10, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, उसको संशोधित करके जोड़ा गया था, ठीक है। तो अब चलिए आगे देखते हैं। 44वां संविधान संशोधन 1978, इसमें क्या किया गया था दोस्तों? संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बना दिया गया था। क्या? विधिक अधिकार बना दिया गया था। और 42वां संविधान संशोधन 1976 में स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर स्वर्ण सिंह की समिति के सिफारिश पे 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया दोस्तों? 10 मौलिक कर्तव्यों को। और ये स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। फिर लास्ट में एक 11वां जो है कि मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, ठीक है।
जो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की बात करता है, जो 11वां हमारा मौलिक कर्तव्य है वो। अब देखिए 52वां संविधान संशोधन अधिनियम क्या है। देखिए दोस्तों, पहले क्या होता था कि जो हमारे नेता थे वो चुन कर जाते थे तो वो पार्टियां बदल के चले जाते थे, तो इस कारण से सरकार में बहुत दिक्कतें होती थी। तो उसको कम करने के लिए यानी दल बदल को रोकने के लिए एक कानून लाया गया जिसे दल बदल कानून कहा गया, और 52वां संविधान संशोधन द्वारा दल बदल कानून लागू किया गया। दल बदल कानून लागू किया जो कि 52वां संविधान संशोधन में शामिल है। और 61वां संविधान संशोधन की बात करेंगे तो ये हुआ था 1989 में, और इसमें दोस्तों जो पहले चुनाव यानी वोट देने की आयु थी 21 वर्ष, तो उसको घटा करके कितना कर दिया गया दोस्तों, 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, तो ये जो है 61वां संविधान संशोधन में शामिल था। अब इसको नोट कर लीजिएगा। अब आगे चलते हैं। सूक्ष्मजीव मृत पौधे से किसका उत्पादन करने के लिए कार्य करते हैं, तो ये कार्य करते हैं दोस्तों ह्यूमस का। ठीक है, ह्यूमस उत्पन्न करते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। आगे चलते हैं। और आज का जो कि लास्ट प्रश्न है, भारतीय संसद में एक ऐसा प्रस्ताव है जो नए लोकसभा के पहले सत्र और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत में लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र के लिए राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद होता है। तो देखिए जो भारतीय संसद है एक ऐसा प्रस्ताव है जिसमें क्या होता है कि लोकसभा के पहले सत्र और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र के शुरुआत में वो क्या किया जाता है, जो इसमें दिया गया धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है, अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव या ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। तो ये होता है दोस्तों धन्यवाद प्रस्ताव। जब आपकी क्या होती है, नया लोकसभा बनता है या जब नया वर्ष होता है तो उस समय धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं कि दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।